Hi everyone, how are you? I hope you all are safe and doing well. As you know, this is our first online class on business stage. So before start formally, let's review our last topic. Uh, where were we? I mean, after mid one, we were discussing probability. That is chapter 4. So let's review chapter 4. Review of chapter 4. This is related probability. So the name of chapter 4 is Introduction to Probability. क्लियर? रिकॉल करें क्या क्या चीजें इस चैप्टर में हमने डिस्कस की थी. प्रोबेबिलिटी से पहले हमने सेट थ्योरी को डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो. सेट थ्योरी में मेन चीजें थी. हमने सेट की डेफिनेशन देखी थी, वेन डायग्राम वगैरह देखा था, या स्पेशली इसमें हमने डिस्कस किया था एक्सक्लूडेंट क्या होता है, सिंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट किसको कहते हैं इस एक्सरसाइज में. इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी. मेन चीजें ये थी, रिकॉल करें, एक्सपेरिमेंट इज एनी प्रोसेस दैट जनरेट सम वेल डिफाइंड आउटकम्स फॉर यू. क्लियर? एनी स्टडी के लिए एक्सपेरिमेंट. और सैंपल स्पेस क्या होता है, अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के तमाम पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट बनाए तो उसको हमने नाम दिया था सैंपल स्पेस. सो सैंपल स्पेस इज नथिंग दैट इज set of all possible outcomes of any experiment. Clear? Even in simply the subset of simple space. Clear? So simple space can be treated as a universal set for all events. अच्छा, इसके अलावा हम प्रोबेबिलिटी की तरफ आए थे. प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के डिफरेंट मेथड हमने पढ़े थे. मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी, 3 सिंपल मेथड पढ़े थे, जिसमें हमने पहला मेथड को डिस्कस किया था क्लासिकल मेथड. क्लियर? और सेकंड मेथड था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड, रिमेंबर. थर्ड में सब्जेक्टिव मेथड था. ठीक है? और प्रोबेबिलिटी की हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन वगैरह देखी थी. बहरहाल ब्रीफली बताएं, क्लासिकल मेथड क्या करता है. क्लासिकल मेथड किस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को कैलकुलेट करता है, मेजर करता है. अच्छा, दिस मेथड विल ओनली वर्क फॉर इक्वली लाइकली चांस. अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो, कोई ऐसा टास्क हो, या कोई ऐसा स्टडी के लिए एक्सपेरिमेंट हो जिसके तमाम पॉसिबल आउटकम्स के आने के चांस अगर बराबर हो, तो ये आप मेथड बताता है कि उन तमाम आउटकम्स में से हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/n होनी. हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आपको याद होगा. अगर हम कॉइन को टास्क करते हैं फॉर एग्जांपल, तो इक्वली लाइकली चांस हेड और टेल के, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 क्योंकि टोटल 2 होती है. इन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं एक्सपेरिमेंट के. ठीक है? या अगर हम डाई को रोल करते हैं तो हर एक साइड के चांस बराबर है, तो टोटल 6 चांस है, तो तमाम नंबर 1 2 3 4 अप टू 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है. ठीक है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड क्या कहता है. अच्छा, रिलेटिव दिस इज क्लियर फ्रॉम वर्ड के रिलेटेड टू इवेंट आप उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं. सो दिस मेथड विल गिव यू द फार्मूला फॉर इवेंट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. क्लियर? तो ये मेथड है जो इस फॉर्मूले से काम करता है. आपने देखना होता है कि उस इवेंट की जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, और आपने डिवाइड करना है टोटल इवेंट्स, टोटल एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. क्लियर? सो एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए. तो इन दोनों मेथड को हमने मतलब यूज किया था. बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे हमने. अच्छा, ये सब्जेक्टिव मेथड थ्योरेटिकली मेथड है. जब आपके पास कोई हिस्टोरिकली डेटा ना हो तो हम एजुकेटेड गेस लगा रहे होते हैं. ठीक है? खुद से अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होनी है. ठीक है? और
स्पेशली इस मेथड में हमने देखे थे कि अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है तो आपको उसके अंदर तादाद या उसके अंदर एलिमेंट्स का तादाद को मालूम करना हो। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जिसमें पर्टिकुलर सेट बनाए थे, एक्सपेरिमेंट किया था, उसका सेट बनाया था और उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वेन डायग्राम की मदद से हमने इनाफेस तक पहुंचे थे। फिर हम पर्टिकुलर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए ना उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी मेथड है, हमेशा काम नहीं करता क्योंकि हमारे पास समटाइम्स एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा हो जाता है तो तमाम एलिमेंट्स को लिखना मुश्किल हो जाता है। तो हम इनाफेस तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए कुछ मेथड पढ़े थे जिसको हमने काउंटिंग रूल्स या काउंटिंग प्रिंसिपल का नाम दिया था। तो ये बता रहा हूँ ब्रीफली, उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते, ठीक है। काउंटिंग रूल, काउंटिंग रूल्स में हमने अगेन 3 मेथड पढ़े थे। एक प्रोडक्ट मेथड होता है, और दूसरा था परमुटेशन, नंबर 3 था कॉम्बिनेशन। अच्छा, उस प्रोबेबिलिटी जो इससे पहले हमने 3 मेथड देखे थे उसमें कॉमन 2 अजम्पशन थे। हमेशा हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स विल ऑलवेज रिमेन फ्रॉम 0 to 1 इंक्लूसिव, और सिंपलेस्ट केस के तमाम एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सम करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपलेस्ट केस विल ऑलवेज रिमेन 1। तो प्रोबेबिलिटी की वो दोनों बेसिक अजम्पशन हम कांस्टेंट और हमेशा डिस्कस करेंगे, ठीक है। कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती या कभी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं होती, ठीक है। चलिए इस मेथड को डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इससे रिलेटेड। इसी मेथड को यूज करते हुए हमने परमुटेशन का फार्मूला और कॉम्बिनेशन का फार्मूला बनाया था, ठीक है। तो रिकॉल प्रोडक्ट रूल क्या होता है? ये जस्ट मेथड है जो कि ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट हो जो कि लेट्स सपोज के सब टास्क के ऊपर डिपेंड करता है और हर एक सब टास्क का आउटकम्स n1 n2 n3 अप टू nk होता है, तो टोटल आउटकम्स होने उस एक्सपेरिमेंट में उन तमाम सब टास्क के आउटकम्स की प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि दिस मेथड विल गिव यू जस्ट n1 टाइम्स n2 टाइम्स n3 अप टू nk। यानी कि अगर हम 2 मरतबा किसी भी कॉइन को टास्क करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे 2 × 2 प्रोडक्ट। दिस इज क्लियर फ्रॉम प्रोडक्ट रूल, क्लियर। या अगर मैं 3 मरतबा कॉइन को टास्क करता हूँ 2 × 2 × 2 8, क्लियर। या 2 डाई को रोल करता हूँ तो 6 × 6 प्रोडक्ट। अच्छा, फिर हम परमुटेशन की तरफ आए थे। परमुटेशन को हमने कहा था कि दिस इज नथिंग, देयर इज सम अरेंजमेंट, और आपको पता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम चीज़ों को अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। और इसका फार्मूला, अगर आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हो और उनमें से लेट सपोज r ऑब्जेक्ट आप अरेंज करना चाहते हो, तो उसमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आने हैं वो आने n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। रिकॉल करें, इस फार्मूले में हमने n फैक्टोरियल देखा था, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, उसका भी हमने प्रूफ देखा था, ठीक है। और फाइनली एक कॉम्बिनेशन जिसको हमने सिलेक्शन का नाम दिया था। सिलेक्शन यानी कि कमिटी अगर हम बनाए तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं NCR, यहाँ पर लिखता हूँ n चूज r। टोटल सेम टोटल n ऑब्जेक्ट्स हो और उसमें से r आप सिलेक्ट करना चाहते हो, या फिर समटाइम इसको इस तरह लिखते हैं n ब्रैकेट मतलब r, ठीक है। इसका फार्मूला था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, अगर आपको याद हो हमने पासवर्ड का क्वेश्चन किया था, नंबर्स का किया था, लेटर्स के किए थे, कॉम्बिनेशन के रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे।
हमने कमिटी सिलेक्ट करने के क्वेश्चन किए थे, पीरियड्स के क्वेश्चन किए थे, आपने इनको एक नज़र देखना है। ठीक है, तो ये मेथड हमें काम आते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। समटाइम्स हमारे पास जो एक सेगमेंट के अंदर तादाद आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट होते हैं, तो उसमें समटाइम्स हमने कॉम्बिनेशन से या परम्यूटेशन से या प्रोडक्ट रूल से हमने मदद लेकर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने आखिर में डिस्कस किया था सम रिलेशन। ठीक है, ये बताओ सम रिलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें व्हाट इज रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और एडिशन लॉ को देखा था हमने। ठीक है, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या आता है उसको हमने देखा था। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी ए हो तो इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ऑफ ए होती है। ठीक है, मतलब अगर ए आपका कोई इवेंट अकर हो रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट अकरिंग में आता है। ऐसे रिलेटेड बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए थे, अगर आपको याद हो। एडिटिव लॉ जस्ट ये बता रहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इन टर्म्स ऑफ पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। रिकॉल करें, हमने वेन डायग्राम की मदद से ना इसको हमने प्रूव भी किया था कि ये प्रोबेबिलिटी आती है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट्स जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, ए इंटरसेक्शन बी अगर इम्प्टी सेट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 कहलाती है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें थी अप टू 4.3 आई थिंक। तो यहाँ तक हमने 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये जस्ट रिव्यू था। इससे पहले ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम आ रहे हैं 4.4 के पास, जो कि रिलेटेड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, और इसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट ब्रीफ रिव्यू ऑफ चैप्टर 4। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लिप में, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को